Thank you for reminding also. So generally we say that in this world nothing can be produced and nothing can be destroyed. Material matter was there in this planet, हमारे पहले भी था, हमारे जाने के बाद भी ये मैटर मटेरियल ऐसे रहेगा. तो फिर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? व्हाई डू वी से कि हमने प्रोड्यूस किया? तो हमने प्रोड्यूस किया का मतलब है कि हम लोग प्रोड्यूस कुछ नहीं करते हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस नेचर. वी जस्ट ट्राई टू ऐड वैल्यू टू दोज अवेलेबल रिसोर्सेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट. ट्रीज पहले भी थे, ये वुड उनके ऊपर पहले भी लगी हुई है, अभी भी है, बाद में भी ट्री होने हैं, बट उसको काट के हमने उसको बेंच की शेप दी, डाइस की शेप दी, डस्टर की शेप दी, पेंसिल की शेप दी. एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कन्वर्टेड दोज मटेरियल्स. ठीक है, तो मतलब उस तरीके से हम ले सकते हैं. तो अब जो कोई भी पर्सन अपनी ओर से जितना वैल्यू एडिशन करता है, मतलब अपनी ओर से जितनी उसमें इंपॉर्टेंस ऐड करता है, जिसने ट्री की लकड़ी को काटा, उसको कटिंग करके बेंच की फॉर्म में इस शेप में लेके आए, तो जिन भी लोगों ने ये काम किया, all those people who worked in order to bring that wood in the form of this bench or dais, वो सब लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी ओर से they have added some importance to that wood. उस पर माइका लगाया, नेल लगाए, पेंट किया, पॉलिश किया, जो कुछ भी किया. ठीक है, तो हर एक ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया. तो वट एवर कंट्रीब्यूशन इज बीइंग मेड बाय ऑल द कंसर्न्ड पीपल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, देयर कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, इकोनॉमिक्स में दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड. मैंने ये वैल्यू ऐड की है, मैंने इसमें ये इंपॉर्टेंस ऐड की है, तो वो मेरा रोल है. मेरे बाद किसी और ने इस बेंच के ऊपर कुछ और काम किया, वो उस पर्सन का रोल है. तो मीन्स डिफरेंट पीपल दे आर इन्वॉल्व इन द इन ब्रिंगिंग द फाइनल शेप ऑफ द प्रोडक्ट. तो जिस स्टेप पे जिसने भी जो काम किया है उसको कह देते हैं वैल्यू एडिड. एंड इन द एंड वी ऐड ऑल द वैल्यूज एडिड बाय डिफरेंट पीपल. एंड में पता लगाने के लिए कि टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई. मान लो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में ये 4 बच्चे इन्वॉल्व हैं, चारों ने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो एंड में कैसे पता चलाएं कि टोटल कितनी वैल्यू ऐड की? देन वी विल से वैल्यू एडिड बाय दिलप्रीत सिंह प्लस वैल्यू एडिड बाय नमन प्लस वैल्यू एडिड बाय भव्या प्लस वैल्यू एडिड बाय प्रथम. तो वो टोटल क्या हो गया? टोटल वर्ड इज नोन एज ग्रॉस. ग्रॉस को ही कहते हैं टोटल, कुल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, तो उसको हम कह देते हैं ग्रॉस. तो ऐसे ही कंट्री में, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कह सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो तीनों सेक्टर्स में टोटल कितनी वैल्यू ऐड की? तो तीनों ही सेक्टर सिंस दे आर एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड in the economy is equal to gross value added in primary sector plus gross value added in secondary sector plus gross value added in tertiary sector. तो मतलब ये वैल्यूज का हम लोग सारा देखते हैं, बाकी सारा हमने किया हुआ है. ठीक, तो उसके बाद है कि जो वैल्यू एडिड है उसी को हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जैसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, तो सेम थिंग विल आल्सो बी नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. भी कितनी प्रोडक्शन हुई, तो या हम कह दें सबने कितना कितना ऐड करके अपना एडिशन दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे हम उस तरह से कह दें जैसे इन चारों ने कुछ एक चीज़ को बनाने में अपना रोल प्ले किया है, तो चाहे हम इन चारों का वैल्यू एडिड कह दें, तो एंड में जाके जो चीज़ बनी, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे कंट्री का ये है. बना तो एक ही चीज़ है, इन्होंने 4 अलग अलग स्टेजेस पे कंट्रीब्यूट किया, एंड में जाके एक चीज़ बन गई. तो कहने के, एक ही बात को कहने के 2 तरीके हैं. चाहे हम कह दें भाई ये टोटल प्रोडक्शन हुई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना एट मार्केट प्राइस इतना, या हम कह दें कि डिफरेंट सेक्टर्स ने या डिफरेंट पर्सन्स ने अपना कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको ऐड कर दें. मतलब दोनों का एक ही है. ठीक, तो दिस वाज द जस्ट हार्ट एंड सोल मेन पॉइंट था ये. नाउ कमिंग टू प्रिकॉशंस में, आपको याद है सेकंड हैंड चीज़ों को दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड. सेकंड हैंड सेल परचेज, उसको आपने बुक पुरानी ली है, मैंने पुरानी ली है, तो दोबारा नहीं बनी है ये. प्रोडक्शन इसकी एक ही बार हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक ही बार हुई है. पुराना बैग हम यूज़ कर लेते हैं अपने भाई बहन का, तो वो बैग दोबारा नहीं बना, बैग तो एक ही बार बना था, उसकी प्रोडक्शन एक ही बार हुई थी. ठीक, तो ऐसे ही सेकंड हैंड चीज़ों की सेल परचेज को नहीं इंक्लूड करना है. फर्स्ट हैंड जो भी प्रोडक्शन हुई है, न्यू प्रोडक्शन, न्यू मैन्युफैक्चरिंग व्हाटसोएवर हैज टेकन प्लेस, ओनली दैट इज पेड अटेंशन, उसको ही ध्यान में रखना है, मेन ये है. ठीक, तो नाउ लेट अस कम टू द फॉर्मूलाज. First, write out value added or product method. Very interesting and very informative also. So first of all, gross value added at market price is equal to, students all are requested to note down these formulas. Gross value added at market price is equal to value of output
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इन दिस मेथड कई तरीकों से वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड। जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। भाई किसी सेलर ने, जो भी उसके पास प्रोड्यूसर कम सेलर है, कुछ सामान उसका बिक गया, वो तो हो गई उसकी सेल। मैंने 100 रुपए के बराबर सेल कर दी, मेरे पास जो भी आउटपुट थी 100 रुपए के बराबर सेल कर दी, अभी भी 20 रुपीज़ का सामान मेरे पास अनसोल्ड पड़ा है। तो वो 20 रुपीज़ बना तो है ही है ना, वो उसके ऊपर मनी तो खर्च हुआ ही हुआ है, तो वो 20 रुपीज़ क्या कहलाएंगे, स्टॉक। भी स्टॉक में मेरे पास इतना सामान पड़ा है। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब ये हमने पहले भी किया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में कितने वैल्यू का बराबर का स्टॉक पड़ा है, बिगनिंग में कितना था, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। प्लस माइनस जीरो, ये कोई भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब जो ये सेल्स है, तो सेल कैसे पता चलाएं कि एक डस्टर 5 रुपीज़ का है, मैंने ऐसे 10 डस्टर्स बेचे हैं या बनाए हैं, तो कैसे पता चले कितनी मेरी टोटल कितनी सेल हो गई? प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। ठीक, दैट मीन्स सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एक साइड पे ब्रैकेट में यू कैन राइट डाउन, बिकॉज आगे फिर इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आ गए, साइड पे आप लिख सकते हो सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, जितने भी यूनिट से सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस। अब सेम ही है, वो स्टेप्स सेम रहनी है, जो जो डिफरेंस हमने किए थे, डेप्रिसिएशन वाला डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का डिफरेंस, दे आर सेम इन दिस मेथड आल्सो। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू, इसके पहले मेन टर्म ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हाँ जी बताइए, अब क्या करें इसमें? माइनस ओनली डेप्रिसिएशन टू बी सब्ट्रैक्टेड और समथिंग एल्स? ओनली डेप्रिसिएशन। ठीक है, दोनों ये वैल्यू एडेड है, बोथ आर एट मार्केट प्राइस, तो ओनली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अदर नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या कई बार कई क्वेश्चन में लिखा होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो भी वही मतलब है, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑल मीन द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हमें निकालना हो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अब आपके पास दो चॉइस है, चाहे तो हम एक ये मेन टर्म से ही स्टार्ट कर लें, इसी को ध्यान में रख लें, चाहे हम इसको ध्यान में नहीं रखना, वी वांट टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट, इसकी हेल्प से निकालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बोथ विल गिव अस द सेम आंसर। अब बताइए किससे करें? जी भी इससे कर लेते हैं, ये मेन टर्म है, इससे कर लेते हैं, बाकी व्हेन वी डू द क्वेश्चन देन यू विल कम टू नो, सभी से सब कुछ निकाला जा सकता है। नाउ दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हाँ जी, in order to make this term equivalent to this, what should be done? Minus depreciation। इस ग्रॉस को हमने बनाना है नेट, तो पहले कर देते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, फिर ये मार्केट प्राइस के ऊपर है, बनाना है हमने फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, तो क्या माइनस करें इसमें से? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी राइट, नेट हमने पूरा लिख देना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये पार्ट क्या है, ये यही है जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यही है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, वही लिख दिया। चाहे हम ऐसे लिख लें, चाहे हम इसकी जगह ये टर्म डाल दें, ऐसा नाम लिख लें, तो भी एक ही बात है। ठीक, अच्छा, नाउ कमिंग टू लास्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सेम ही रहेगा, इसको एनएनपी कहते हैं, और दिस इज नेशनल इनकम। यहाँ नहीं लिखना है एनवीए, वो नहीं लिखना। अब यहाँ पे हमारी एंड वाली जो टर्म है, दिस इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसी टर्म से कर लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको नेशनल बनाना है, तो एक लास्ट डिफरेंस रह गया टू बी सब्ट्रैक्टेड, प्लस नहीं माइनस नहीं, प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, बिकॉज ये जो वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट है ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने नेशनल बनाना है।
यहाँ डोमेस्टिक का चाहे हम डी लिखा हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड, सभी वैल्यू एडिड जो है वो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ठीक है। Gross value added at market price minus depreciation minus net indirect tax plus net factor income from it. ठीक। अब जहां जहां आपने ये सारी टर्म्स लिखी हैं इसके साथ आप लिखिए और राइट डाउन, इसके साथ में लिख लो और जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। With this term, what can we write? Or NDP at market price. Or with this term, what can we write? Or NDP at factor cost. NDP at factor cost. Last one तो वैसे ही रहनी है, NNP at factor cost. ठीक है? ये फर्स्ट जो 3 वैल्यू एडिड के साथ में टर्म लिखे उसके साथ ही और वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, यही सेम थिंग इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सेम थिंग है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट वाली तो हमारी टर्म पहले ही हुई थी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, डन बेटे करिए। नेक्स्ट इज अगर हमने दिया हुआ है please note down when I get अगर ये दिया सेल्स इज इक्वल टू, अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया है डोमेस्टिक सेल्स, दिस डोमेस्टिक एडजेक्टिव हैज बीन एडेड, ये दिया हुआ है और साथ में एक्सपोर्ट्स दिए हैं, तो आप सोच के देखिए एक्सपोर्ट क्या है, वो भी तो सेल ही है। डोमेस्टिक सेल का मतलब सेल टू अवर ओन पीपल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक्सपोर्ट का मतलब सेल टू आउटसाइडर्स फॉरनर्स, तो दोनों को फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। इन केस हमें न्यूमेरिकल में ये सेपरेटली इफ दीज टू वर्ड्स आर गिवन तो देन वी नीड टू ऐड देम। अगर हमें अकेला यही वर्ड दिया है देन इट्स फाइन, फिर कुछ नहीं करना। अगर ये वर्ड भी दिया है प्लस डोमेस्टिक सेल्स भी दिया है फिर भी इसको कुछ नहीं करना, बिकॉज मेन टर्म इज ऑलरेडी गिवन, ये दिया हुआ। ठीक, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी अंडरस्टूड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना आपने। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब वो चीज़ें जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच गेट मर्ज्ड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिनकी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर ही मर्ज हो जाती है। जैसे आपने ये शर्ट डाली हुई है, मान लो 500 रुपीज़ की शर्ट आई है, इस शर्ट के 500 रुपयों में जितना क्लॉथ लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, उसकी वैल्यू भी इंक्लूडेड है। इस शर्ट के ऊपर बटन लगे हुए हैं, वो बटन का प्राइस आपको अलग से नहीं किसी ने कहा कि 500 के साथ 10 रुपये के बटन भी लगे हैं, 500 के बीच में ही वो 10 रुपीज़ के बटन जितने के भी हैं वो पहले ही हैं। फिर इसके अंदर कोई और मान लो कुछ और कोई लोगो लगाया हुआ है, मान लो कुछ भी किया हुआ है, कोई डिज़ाइन कुछ भी स्कूल का, तो उसके पैसे भी बीच में ही शामिल है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें, इसको धागा लगा स्टिच करने के लिए, थ्रेड लगा है, उसकी वैल्यू भी बीच में इंक्लूडेड है। ठीक, जिसने कटिंग की, जिसने मशीन चलाई, जो कुछ भी किया, सबकी वैल्यू इस शर्ट के 500 रुपीज़ के अंदर अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक, तो वो जो चीज़ों की वैल्यू इसके मेन प्राइस के अंदर ही आ गई, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और रॉ मटेरियल, जिनको हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं रॉ मटेरियल, या जो चीज़ें कंज्यूम हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, जब ये शर्ट बन के आ गई तो 500 में हमें मिलती है, तो उस 500 रुपीज़ के बीच में जिस सिलाई मशीन से, स्विंग मशीन से इसको स्टिच किया गया, उस मशीन की कीमत उस 500 रुपये में नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इस 500 रुपये में जितना रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगी, मशीन को चलाया, नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी से चलाया या हाथ से, जैसे भी है, जो भी मेहनत लगी वो सारा कुछ है, बट इस 500 रुपीज़ में जो इसको बनाने वाला जो फिक्स्ड एसेट था, स्विंग मशीन थी, मान लो वो 5000 रुपीज़ की है, तो वो 5000 की वैल्यू इसमें शामिल नहीं की गई है। ठीक, मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, मशीनें होती हैं मोस्टली, तो मशीनों की प्राइस नहीं शामिल होती है, मशीनें ख़त्म नहीं हो जाती हैं।
आपको ये शर्ट बनाने में कपड़ा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, धागा खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, बनाने वाली मशीन नहीं खत्म हुई, वो मशीन इस शर्ट के बनाने के बाद भी पड़ी हुई है, और भी पता नहीं कितनी शर्ट्स उससे बनाई जा सकती है, उस मशीन को चला के कितने सालों तक उसको यूज़ किया जा सकता है। तो मतलब है कि जो फिक्स्ड फैक्टर होता है या एसेट होता है, कैपिटल मेनली मशीन या फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, आप यहाँ इस रूम में बैठे हो तो आपके बैठने से ये रूम कोई घिस नहीं गया है, खत्म नहीं हो गया। आपके क्लास से पहले भी यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे कई सालों तक, आपके बाद भी कई सालों तक इस रूम में मेनी चिल्ड्रन विल सिट। तो रूम नहीं खत्म हुआ है, बट हो क्या रहा है, बेंचों के ऊपर बैठने से बेंच टूट फूट सकते हैं, बोर्ड थोड़ा खराब हो सकता है, लाइट खराब हो सकती है, जो बाकी की चीज़ें हैं जिनकी कंजम्पशन डे टू डे होती है वो होंगी। और इस रूम में अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर पेंट निकल गया, कोई थोड़ा सा क्रैक आ गया, उसको रिपेयर करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट की होती है घिसावट, उसकी करनी पड़ती है, उसके लिए पैसे अरेंज, डेप्रिसिएशन के लिए भी, उसको मेंटेन रखने के लिए रूम इसी हालत में बना रहे, बट रूम खत्म नहीं होता है। बट ऑन दी अदर साइड ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये खराब हो सकती हैं, ये खत्म हो सकती हैं, बेंच टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो सेम थिंग है कि वेन एवर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो खर्च हो जाता है, जो चीज़ें भी खर्च हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, वो कहलाती हैं, उसके ऊपर जो मनी खर्च होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हम फॉर्मूला में माइनस करते हैं सिर्फ उसी वैल्यू को माइनस करते हैं। और जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके ऊपर होती है वियर एंड टियर, तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब हमें क्वेश्चन में ये लिखा हो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और साथ में लिखा हो परचेज ऑफ मशीनरी, तो हमने फॉर्मूला में हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी, परचेज ऑफ सिर्फ रॉ मटेरियल, मशीनरी को नहीं लेना है क्योंकि मशीन खत्म नहीं हुई है प्रोडक्शन करते करते, वो वैसी की वैसी ही है। पर होता क्या है, उसको मशीन को जलाने के बाद एक नॉर्मल थोड़ा बहुत उसमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, टूट फूट हो सकती है, बट दैट कैन बी रिपेयर्ड, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन होती है। बस ये मेन इस फॉर्मूला में, इस मेथड में ये मेन बात है, ठीक है जी। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन नहीं, प्लीज सी योर एक्सरसाइज। I am having old book and page number is 4.88. You may please check in your own books, page number जो भी है आपका। Unsolved practicals. Firstly, I am going to start with third question. ठीक है, जो फर्स्ट टू टाइप के क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म के, वो बाद में करेंगे, पहले इजी वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, I am going to tell the values, you can cross check. Calculate net value added at factor cost, और फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट 100, अगली वैल्यू है 200, फिर 90, 12, ये वाला क्वेश्चन है। मिल गया बेटे, ऑल हैव गॉट दिस क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यूज हैं जिसकी 100, 200, 90, 12, 10, 6, 5, ये वाला क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। अब इस फॉर्मूला में क्या करना है, वट एवर हैज बीन आस्क्ड, जो कुछ भी पूछा गया है, बिगनिंग हमने करनी है फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस से, ठीक। याद रखना है किससे स्टार्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस से। जैसे इनकम मेथड में इक्वल टू के बाद एवरी टाइम वी स्टार्ट विद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर मेथड में स्टार्ट करते हैं विद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर बाकी बाद में ब्रैकेट में उसके एडिशंस कर लेते हैं। तो ऐसे ही इन दिस मेथड वी हैव टू स्टार्ट विद ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, राइट। तो चलिए पहले निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो निकालना है, लेट अस कीप दैट वैल्यू इन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ लिख लिया, लिखने के बाद अब इक्वल टू के बाद हमने वही लिख लेना है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या करें कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, तो माइनस करना चाहिए डेप्रिसिएशन, फिर ये फैक्टर कॉस्ट है, एंड हियर दिस वैल्यू इज एट मार्केट प्राइस, दैट मींस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ब्रैकेट में आप लिख लो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह किसी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड ही लिखा हो, उसकी जगह कुछ डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, जैसे सेल्स टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, जो उसके एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, उनका भी नाम आ सकता है। तो लेट अस सी,
फर्स्ट क्या है, सेल्स इज 200, पहले हम इसको फर्स्टली एक्सपेंड दिस, नीचे ब्रैकेट करिए, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे पीछे किया ना, एक्सपेंड किया, तो ये पहले किया, इसकी वैल्यू माइनस बाकी सेम है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस रेट ऑफ टैक्सेस। अब नाउ दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज, इसकी जगह ब्रैकेट कर लीजिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आ गया ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस ये डेप्रिसिएशन माइनस ये नेट इनकम। मतलब वी नीड टू एक्सपेंड दिस फर्स्ट पार्ट फर्स्टली, इसको पहले हमने मेन लेके आना है। नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू पुट द वैल्यूज। अब चेक कर लेते हैं, सेल्स 200 प्लस चेंज इन स्टॉक, ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक करके दिया, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग की वैल्यू दी होती है, तो वो ब्रैकेट में माइनस कर लेना। हियर ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक इज गिवन 10, ये हो गया हमारा ये पार्ट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप देखो, नाउ सी योर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पे लिखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट का मतलब ही खर्च हुआ है, कंजम्पशन हुई है, तो वो सेम ही है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी, तो अब जो मशीनें हैं वो प्रोडक्शन करके खत्म नहीं होती हैं, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं, ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी को कुछ नहीं करना, वी हैव टू टेक ओनली दिस इंटरमीडिएट कॉस्ट, यही है हमारी यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 90 माइनस डेप्रिसिएशन नॉट गिवन तो 0 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यस। अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह देखो जरा, फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो अब हमें इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन, सब्सिडी नहीं दिया हुआ, बट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 12 माइनस सब्सिडी 0, ठीक है, हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना चलाना है अपना काम। तो अब आप देखो क्या बन गया इसका सारा कुछ करके, कितना है 108 करोड़। अब ऊपर आपने न्यूमेरिकल में देखना है, कई बार क्वेश्चन में यहाँ रुपीस लाख दिया होता है या 1000 है या करोड़, जो भी यहाँ डिनोमिनेशन है वो लिख देंगे आगे, ऐसे करके इसके आगे लिखना है आंसर, ताकि एग्जामिनर को पता चले ये आपका फाइनल आंसर है। इसको ऐसे मतलब सर्कल है, नहीं सर्कल ये है तो रेक्टेंगल है, बट बोलने में आ जाता है एनसर्कल, ठीक, इसको आपने हाईलाइट कर देना, ठीक है जी। चलो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बिल्कुल सेम टाइप का। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यूज है इसकी 1, आफ्टर दैट 100, फिर 10, 5, 30, 20, 15। I do on the board, you please do on your notebook, then cross check. Now in this question again NDP at factor cost है, और यहाँ हमने क्या लिखा है NBA at factor cost, both are the same thing, ठीक, तो यहाँ NBA की जगह we can simply write NDP at factor cost, और नहीं भी लिखना ये तो ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है, और सेम और करके लिखना, दोनों ही लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, रेस्ट फॉर्मूला सेम, ठीक है, वैसे ही एक्सपेंड करना है, आप बिना लिखे आप एक्सपेंड करिए विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड। नाउ सेल्स की वैल्यू इज गिवन 100, ये वाला सेल्स 100 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक की नाउ 2 वैल्यूज आर गिवन, क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ ना, तो ब्रैकेट में इसको कर ले, क्लोजिंग है 10 माइनस ओपनिंग है 20, ब्रैकेट में कर देते हैं 10 माइनस 20, डायरेक्टली नहीं लिख देना -10, ठीक, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने प्रॉपरली एक्सपेंड किया है, आपने शो करना है इसको, और अदरवाइज बाद में तो माइनस ही हो जाना है, -10 नहीं आना है, बट आपने शो करना है।
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज 30, ये पार्ट हो गया इतना। माइनस डेप्रिसिएशन लास्ट में दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस 15, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर दे गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडीज भी दी हुई हैं, दैट इज 5 माइनस 1, 5 दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, 1 दिया हुआ है सब्सिडी। अगर सब्सिडी नहीं दी तो फिर व्हाट शुड बी राइट, 5 माइनस 0। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सब्सिडी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, तो फिर क्या लिखेंगे, 0 माइनस जो दिया, मतलब जो वैल्यू मिसिंग है वो 0 हो गई, अदर वैल्यू को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप चलाइए, एक्सपेंड करिए, उसके अकॉर्डिंग। नाउ लेट अस सी कितना है आंसर आपका, 41 करोड़। 41 करोड़। Is it right answer? Yes. 41 crore. This is the answer. Yes. Now let us do 5th question. Exercise 5th question. सेम टाइप के जो इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स हैं, प्लीज ट्राई एट होम। अभी ये वाले क्वेश्चन नहीं करने जो फर्स्ट 2 टाइप के ना, सेल या एक्सपोर्ट वाले, सेल बाय ए फर्म टू बी फर्म, वो बाद में करेंगे, पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट 5th क्वेश्चन, जिसकी वैल्यूज है 10, 150, माइनस 13, 30, 20, 250, ये वाला क्वेश्चन। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रीड ऑल द पर्टिकुलर्स विच आर गिवन एंड फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। गिवन आइटम्स में से हाईएस्ट में लास्ट वैल्यू दी हुई है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो भी इस मेथड में जहां भी आता है, जो भी टर्म मेन टर्म है, उसको पहले लिख के एक्सपैंड इट्स फॉर्मूला, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो पहले नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है, दिया हुआ है ऑल दो, बट फिर भी लिख के हमने इसका पहले फॉर्मूला बनाना है कि कैसे आता है ये। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सेम ही है जैसे पहले की है। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में लिख देती हूँ, आपने पूरा लिखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि बार बार दो पे लिखना पड़ता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हो गया ये पार्ट का, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये आउटपुट की जगह। अब आप देखो क्या हमें पूछा ही हुआ है, ये यही पूछा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो। फिर इसको आगे एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने यही टर्म निकालनी है, तो लेट इट बी लाइक दिस ओनली। तो ऐसे छोड़ देते हैं, नो नीड टू एक्सपेंड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता चले एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है। विद प्रैक्टिस यू विल कम टू नो। बार बार करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आउटपुट निकालनी है, तो अब आप देखें क्या और क्या दिया हुआ है। अब नाउ पुट द वैल्यूज। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, 250। दैट इज इक्वल टू, आउटपुट निकालनी है, उसको ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमने निकालना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 150, पुट कर दे वैल्यू 150, माइनस डेप्रिसिएशन 30 गिवन है, माइनस 30, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ध्यान से देख लीजिए। अब आप देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दिया है, सब्सिडी इज गिवन, और एक वैल्यू दी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, उसके साथ ब्रैकेट में लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस वर्ड की भी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी जगह हमें इनडायरेक्ट टैक्स का कोई आगे एग्जांपल दे दिया। अब आप देखो कोई और तो नहीं है एग्जांपल, मतलब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स का है, चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर 2 हो या 3 हो तो फिर उनको भी ऐड करना पड़ेगा ना, अलग अलग है तो ऐड करना पड़ेगा।
तो ये गुड्स एंड सर्विसेज अकेला ही है, इनडायरेक्ट टैक्स 20 माइनस सब्सिडी 10, तो यहाँ ब्रैकेट में कर दें 20 माइनस 10. नाउ प्लीज चेक, ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब बाकी सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लो, कितना है, ये आ गया माइनस 150 माइनस 30, कितना हो गया माइनस 180 हो गया, ये हो गया माइनस 10, ठीक है, ये 10 आया था, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो माइनस 10 आ गया. फिर से देख लो, माइनस 150 माइनस 30, टोटल कर दें, माइनस माइनस ऐड बट साइन माइनस का 180 हो गया. 180 ये वैल्यू आ गई 10 और इसके आगे भी साइन है माइनस का, ठीक, तो 190 हो गए टोटल माइनस के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 190. ठीक, अब ये माइनस, हाँ जी प्रोटीन समझ गया आपने? थर्ड सम में क्या था? मैं वही कह रही हूँ, कई क्वेश्चंस में हमें ऐसे दिया होगा इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू भी दी हुई है ये, और नहीं यहाँ तो नहीं है, माई क्वेश्चन इट इज नॉट देयर. अच्छा ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, मैंने वहां देखा ही नहीं था. हम लोग अभी राइट नाउ वी आर डूइंग फिफ्थ क्वेश्चन, ये कर लें. ओके, तो आपने तब नहीं बताया ये. थर्ड क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है, यू ऑल कैन प्लीज सी, और साथ में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसका एग्जाम्पल भी दिया. तो एग्जाम्पल को कुछ नहीं करना, जब हमें मेन टर्म दे दी हुई है जैसे हम पहले भी करते हैं, मेन टर्म इज गिवन, फिर उसके आगे एग्जाम्पल या पार्ट को कुछ नहीं करना होता, इसलिए छोड़ दिया था. बट अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें देखो, वी आर नॉट गिवन इनडायरेक्ट टैक्स, हमें मेन वैल्यू नहीं दी है, ओनली वी आर गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फिर हमें इसी को ही मानना पड़ेगा कि यही इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है. तो अब सारा चेक करिए, ये माइनस 190, दिस विल बिकम प्लस ऑन दिस साइड, तो ये आ गया 250 प्लस 190 440 रुपीज करोड़, राइट, दिस इज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्ली लिख लेना, इसको इधर लिख लेना, ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू रुपीज 440 करोड़, ठीक है. अभी जो एग्जाम हुआ था PT2 का, उसमें से 95% बच्चों का आई डिडक्टेड हाफ मार्क हियर बिकॉज यू फॉरगॉट टू राइट करोड़, या कहीं उन्हें रुपीज करोड़ नहीं लिखा है, तो दोनों के हाफ हाफ है, मतलब रुपीज नहीं लिखा तो हाफ कटता है, करोड़ नहीं लिखा या लाख जो भी है तो भी हाफ मार्क कटता है. तो बी अटेंटिव इन दिस, ठीक है. ओके, अब आप नाउ यू प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम टाइप का है, एवरीथिंग इज सेम. 6th क्वेश्चन बेटे, आपकी बुक में नहीं है बेटे नमन? बुक कौन सी है आपके पास, कोई और बुक है? संदीप का ये कौन सी है? राधा भोगुन है, ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारे ही हैं, आगे पीछे दिए होंगे, फिर आप देख लेना. इसकी वैल्यूज हैं 1000, 800, 200, 10,000, ये वाला क्वेश्चन 1000, 800, 200, 10,000, 250, 50. कई बुक्स में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं. चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है. और जो इसी टाइप के सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस आल्सो. रेस्ट वी डू टुमारो. थैंक यू मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग.